अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो मैं कहता हूँ कि मिडिल क्लास लोगों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पाकिस्तान में और यूएई के अंदर या कहीं भी किसी भी दुनिया के हिस्से में लोगों को इस प्रोसेस से गुजरना होता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि किस प्रोसेस के थ्रू जाएं, क्या ऑप्शन होना चाहिए कार बाइंग के अंदर। तो आज हम बात करते हैं कार बाइंग के ऊपर, और स्पेसिफिकली कार बाइंग के अंदर पॉइंट ये होगा कि इसको हम कार कैश पे ख़रीदें या बैंक फाइनेंस करें। एक तीसरा ऑप्शन होता है जो कि लीजिंग का ऑप्शन होता है, लेकिन लीजिंग का ऑप्शन क्योंकि पाकिस्तान में और इवन यूएई के अंदर लीजिंग का ऑप्शन कोई इतना फीजिबल नहीं है और इतना पॉपुलर भी नहीं है, तो हम लीजिंग के ऑप्शन को इस वक्त छोड़ देते हैं। दो ऑप्शन हमारे पास, कैश बाइंग और बैंक फाइनेंस। अच्छा, तो इसमें यह है कि वैसे तो ये प्योरली इंडिविजुअल डिसीजन है कि आप कैश बाइंग करते हैं या आप बैंक फाइनेंस करते हैं, बट इसमें कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं जो कि हर वक्त आपके जहन में होनी चाहिए बिफोर मेकिंग द डिसीजन, विच वी विल डिस्कस इन अ व्हाइल। देखिए, इसमें इस तरह है कि आपके पास अगर लेट्स से 10 लाख रुपए की गाड़ी लेने की कैपेसिटी है। कैपेसिटी बनाए से कैपेसिटी इट मीन्स आइदर आपके पास कैश मौजूद है 10 लाख रुपए का, या फिर आपके पास लेट्स से 10 लाख रुपए कैश नहीं है लेकिन आपकी नेट वर्थ बहुत ज़्यादा है 10 लाख रुपए से। मतलब लेट्स से आपके पास घर भी है अपना, आपके पास अपनी कोई इन्वेस्टमेंट्स भी हैं जो कि दे आर फार एक्सीडिंग ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ द कार। तो फिर तो आपके पास एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख रुपए कैश है और बहुत सारी और चीज़ें नहीं हैं आपके पास, जैसे घर नहीं है आपके पास अपना, या आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो भी एक सिनेरियो बनता है। और एक सिनेरियो ये है कि जिसके अंदर आपके पास गाड़ी लेने के कैश तो है ही नहीं, बाकी आपके पास और कुछ भी ऐसा नहीं है, आप रेंटल हाउस में रह रहे हैं और कोई ऐसा मेजर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है आपकी। फिर एक सिनेरियो बनता है, बैंक आपको कार लोन इन तीनों केसेस में दे सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बैंक को देने में, क्योंकि पहले दो केसेस में तो ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपकी ऑलरेडी वर्थ ऐसी है कि बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लोन देने में। तीसरे में भी अगर तो आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है आपकी, इन बाय ऑल मीन्स आपको बैंक कार लोन दे देगा। लेकिन पॉइंट ये नहीं कि कार लोन मिल जाएगा आपको, पॉइंट ये है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब उसके अंदर हम लेट्स से इन तीनों कैटेगरीज को ज़रा एक दफ़ा देखते हैं। सो व्हाट आई सेड, पहली कैटेगरी थी जिसके अंदर आपके पास आप यू आर वेल ऑफ, आपके पास लेट्स से 10 लाख रुपए की गाड़ी लेने की भी कैपेसिटी है बाय कैश, प्लस आपके पास आपके एसेट्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, सब कुछ है। तो फिर तो आप इफ़ यू हैव मेड सच बिग देन आपके तो कोई मसला ही नहीं है, आप फिर खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर इस तरह की वेल्थ एक्यूमुलेट हुई भी है तो वो आपके पास किसी वजह से एक्यूमुलेट हुई है, तो इट्स अप टू यू। लेकिन इन दैट केस भी अगर आप थोड़ा सा भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, तो उस केस में अगर आपके पास जो आपकी इनकम है वो मैच कर रही है आपकी वेल्थ के साथ, यानी कि आपने वेल्थ बाय इनहेरिटेंस नहीं मिली आपको, आप खुद कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको वेल्थ आपकी एक्यूमुलेट हुई है, तो उस केस के अंदर तो आपको पता होगा कि आपकी बाकी की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं या वेल्थ है वो किस परसेंटेज से आपको रिटर्न दे रही है। लेट से आपके पास लेट से 2-2.5 करोड़ रुपए हैं जो आप इन्वेस्ट किए हुए हैं आपने, और वो आपको 5-6% से रिटर्न दे रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे वो बैंक्स में रखे हुए आपने, या आपने कोई स्टॉक्स लिए हुए हैं, या आपके पास रेंटल इनकम है उस अमाउंट की। तो आप समझें कि 5-6-7% नॉर्मली लोग कर लेते हैं, या इससे कम कर लेते हैं। रेंटल इनकम में 4-5% हो जाता है, लेकिन अराउंड लेट्स से 4-7% आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसे मिल रहे हैं।
या इन सब केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन मैं अभी इसको इस तरह कह रहा हूँ कि मैं इसी वैल्यू में रहता हूँ, क्योंकि कंट्रीज़ के हिसाब से डिफ़र करता है ये। अब मैं यूएई की बात करूँ तो यूएई के अंदर आपको शायद इतना ज़्यादा गेन ना मिले सिवाय रेंटल इनकम में आपको 6 to 7% गेन मिल जाता है। लेकिन कार फाइनेंसिंग के अंदर कोई डिफरेंट रेट्स होते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स वगैरह में, तो आपको 2.5%, 2.5%, मैक्सिमम 3% मिल जाएगा। तो इट डिपेंड्स। लेट्स से हम बात करते हैं 5 to 7% आपको रिटर्न मिल रहा है कहीं से आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। अब आपके पास कैश है। अब आपको वो कैश, ये पहले सिनेरियो की बात हो रही है। अब आपको वो कैश जो है आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। आइदर वो आप डायरेक्ट मार्केट में जाएं और गाड़ी खरीद लें उन पैसों से। आपके पास पैसे हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप कैश में जाके गाड़ी खरीद लें। अगर तो आपके पास वो पैसे लाए अराउंड कर रहे हैं, उनका आपको कुछ नहीं करना, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आपको, तो फिर तो आप उसको आराम से गाड़ी खरीद लें। इट्स बेटर यू बाय द कार बिकॉज फ्रॉम दैट कैश। बिकॉज आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपसे चार्ज करेगा फॉर सर्टेन परसेंटेज, जो कि डिफर करती है अगेन कंट्री टू कंट्री। आप यूएई के अंदर बात करें तो 3% के ऊपर आपको गाड़ी मिल जाती है। पाकिस्तान की बात करें तो आजकल इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल से अभी भी वो 12-13% पे तो, या तो 8-9% पे तो जा ही रही होगी। इससे कम तो आई डोंट थिंक सो कि जा रही होगी, बल्कि ज़्यादा ही होगी। आई थिंक 12-13% होगी। तो आप 10 लाख रुपए जो कैश है, आप ये बेवकूफ़ी ना करें कि कैश होते हुए उस कैश को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हुए आप फिर भी जो है वो उसके अंदर गाड़ी को बैंक के थ्रू फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि बैंक आपसे काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर मार्कअप करेगा। प्लस ये कि बैंक के अपने चार्जेस होते हैं जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम पर आपको पे करने पड़ते हैं। फिर हेसल होता है कि आपके नाम पर गाड़ी नहीं होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, 10 लाख की गाड़ी, ऑफकोर्स 10 लाख की नई गाड़ी जो है ना, एक बहुत ही छोटी गाड़ी आएगी उसके अंदर। लेकिन एनीवेज, अच्छा, ये तो पहला सिनेरियो हो गया। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई एवेन्यू ऐसा नज़र नहीं आ रहा आपके पैसों का कि आप उसको इन्वेस्ट करें और वो पैसे जो हैं आपको रिटर्न दें, लेट्स से मोर देन व्हाट बैंक इज़ गोना चार्ज यू इन इंटरेस्ट, तो अगर तो आप उससे ज़्यादा पैसे बना रहे हैं अपने पैसों से किसी भी तरह से, तो बेहतर ये है कि आप अपना कैश यूज़ ना करें, आप बैंक से फाइनेंस करवा लें। लेकिन मैं आपको बताऊं, कैलकुलेशन के हिसाब से अगर पाकिस्तान यूएई में देखा जाए तो यूएई में इट मेक्स सेंस। अगर आप वो पैसे कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ आपको 6 to 7-8% रिटर्न मिल रहा है एनुअल, और आपको गाड़ी मिल रही है 3% के ऊपर, तो वो तो फिर ठीक है, आप जो है ना वहाँ पर इन्वेस्ट करें पैसे जहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, गाड़ी को आप 3% पे फाइनेंस करवा लें। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पर रिटर्न आपको लेट से 10% मिल रहा है किसी भी जगह से, लेकिन गाड़ी आपकी 12-13% पे फाइनेंस हो रही है, तो फिर बेहतर ये है कि जो है ना आप उन पैसों को यूज़ कर लें, बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा पैसे दें फाइनेंस के अंदर। हाँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको पता है कि इन पैसों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी टाइम पर, और ये पैसे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो फिर आप ना खरीदें कैश पे गाड़ी, आप बैंक से लोन कर लें। बट इट ऑल डिपेंड। मैं आप एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ जो सैलरीड क्लास है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन के अंदर आपके पास कोई एसेट नहीं है एज सच, और आपके पास मैक्सिमम एक घर है लेकिन कोई एसेट एज सच नहीं है, तो आप, और आपके पास पैसे हैं गाड़ी खरीदने के, तो उस, और आपके पास कोई एज सच एवेन्यू भी नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें मोर देन व्हाट यू कैन गेट द रिटर्न व्हाट बैंक इज़ चार्जिंग, यानी कि आप बैंक आपसे इतना चार्ज कर रहा है कि आप उतना कमा नहीं पाएंगे उस इन्वेस्टमेंट से। तो अगर बैंक ज़्यादा चार्ज कर रहा है आपसे इंटरेस्ट रेट, और आप उतना नहीं उस पैसों से इन्वेस्ट करके रिटर्न ले सकते कहीं से भी, तो बेहतर ये है कि आप फिर अगेन गाड़ी ख़रीदें कैश से गाड़ी ख़रीदना ज़्यादा बेहतर है। या अपने आप को अगर फ़र्ज़ करें आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं थोड़ा सा कम पैसे में, ताकि आपके कम पैसे लगें, तो वो भी हो सकता है। लेकिन इस केस के अंदर मैं कभी भी किसी को भी एडवाइज़ नहीं करता कि वो इस कंडीशन के अंदर बैंक लोन की तरफ जाए, क्योंकि बैंक लोन अगेन इट्स वेरी कॉस्टली इन पाकिस्तान स्पेशली। यूएई के अंदर आप फिर भी गुजारा कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में कॉस्ट करता है बैंक लोन, बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है। कार लोन इतना नहीं करना चाहिए लेकिन करता है, तो इसलिए अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें और वो उस चीज़ में ना पड़ें। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन है कि 10 लाख रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको जो है ना मोर देन व्हाट इस बैंक चार्जिंग यू, आप उससे ज़्यादा जो है ना रिटर्न ले सकते हैं, इट्स बेटर कि आप फिर उस
अमाउंट को इन्वेस्ट कर दें। अच्छा, उसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बाय द वे, व्हेनेवर आई से कि आप उससे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, इट शुड बी विद मिनिमम रिस्क। क्योंकि अगर आपके पैसे, अगर आप कहते हैं कि 15 से 20% आप बना सकते हैं, लेकिन विद हाई रिस्क, तो फिर उसमें एक प्रॉब्लम है कि ये है कि आप हो सकता है आप जो है वो पैसे डुबो दें, और इन दैट केस तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आप अगर उसको डुबो देंगे और बैंक से लोन भी लिया होगा तो फिर एक उल्टा डबल वैमी हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप उसमें देखें कि आपका लो रिस्क हो या मीडियम रिस्क हो, जिसके अंदर आपको पता हो कि यार अगर लेट से 12% नहीं भी बन रहा तो 10% तो बन ही जाएगा, या लेट से 8% बन जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं बनेगा तो, लेकिन ये कि बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि जो है ना वो कम हो जाएगा। अच्छा, इस पे अलग वीडियो मैं करूंगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अर्न दिस काइंड ऑफ परसेंटेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि लोग वो यही कहेंगे कि आप बता तो रहे हैं कि आप जो है ना इतने परसेंटेज मिल जाएगा या उतने परसेंटेज मिल जाएगा, इतना बैंक ले रहा है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि ये पैसे, ये अमाउंट आप कमाएंगे कैसे। तो वो उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। अच्छा, तीसरा ऑप्शन जो कि मैंने जो देखा है कि बहुत ज़्यादा यही केस होता है कि आपके पास ना कोई एसेट है ना आपके पास कैश है, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लामिक और नॉन इस्लामिक, आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, आपके पास एसेट भी नहीं है, आपके पास कैश भी नहीं है गाड़ी बाय करने का, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी बहुत ज़बरदस्त चाहिए। और उसके लिए क्योंकि बैंक आपकी करंट प्रोफाइल देखेगा, जिसके अंदर आपकी सैलरी देखेगा, थोड़ा बहुत आपकी डाउन पेमेंट कवर करने की कैपेसिटी देखेगा, ये 2-3 चीज़ें देखकर वो आपको गाड़ी दे देगा, और विद हाई इंटरेस्ट रेट। तो जब आपके पास ये सिनेरियो है तो उसका मतलब है आप अपनी चादर देख के पैर नहीं फैला रहे, आप जो है ना उससे ज़्यादा पैर फैला रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खर्च ना करें, क्योंकि गाड़ी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, और गाड़ी कभी भी कोई, हाँ, अनलेस आप उस गाड़ी को बिजनेस केस में यूज़ कर रहे हो या आप उसको ऐसी जगह यूज़ कर रहे हो कि आपको वाकई उसमें कोई रिटर्न मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, तो ठीक है, लेकिन पर्सनल यूज़ की गाड़ी इज़ नॉट एन एसेट, इट्स ऑलवेज अ लायबिलिटी। और दूसरी बात यह कि वो डेप्रिसिएटिंग एसेट है, अगर एसेट उसको कहते भी हैं। उसका रीज़न ये है कि सिंपल सी बात है, इफ़ यू बाय अ न्यू कार इट ड्रॉप्स इन वैल्यू वेरी क्विकली। आप पाकिस्तान में लोग कहेंगे कि गाड़ी की वैल्यू ड्रॉप नहीं होती, लेकिन उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में डॉलर भी उसी तरह से अप्रिशिएट करता है। तो जब डॉलर अप्रिशिएट करता है तो डॉलर टर्म्स में एटलीस्ट गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, तो इन एनी केस गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर आपके पास कैश नहीं है और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और आपको गाड़ी खरीदनी है बैंक के थ्रू ही, तो और बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी खरीदना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते आप, तो सबसे पहले तो आपको अपनी रिवाइज़ करनी चाहिए अपनी सिचुएशन। क्योंकि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास स्टडी और अच्छी इनकम है, ना आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, ना कोई आप उस तरह से कैश है आपके पास, तो वाई टू गो फॉर एन एक्सपेंसिव कार और आउट ऑफ योर रीच कार। बिकॉज बैंक जब फाइनेंस करने जाते हैं ना, तो अभी जब आपके पास लगता है आपको कि आप 9 लाख अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब बैंक के पास जाते हैं तो आपको फील होता है कि नहीं यार, मैं 15 लाख भी अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो माइंडसेट चेंज हो जाता है बैंक के पास जाने से। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जाते हैं सिविक लेने और ख़रीद के BMW आते हैं या उससे बड़ी गाड़ी ख़रीद के आते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब बैंक आपको लेवरेज देता है तो उस टाइम पर बैंक आपको खुल के लेवरेज देता है। उसको पता होता है कि जो ना ये मैं इससे प्रॉफिट ही कमाऊँगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में भी और UAE में भी जो अब बैंकिंग रेगुलेशंस हो गई हैं, उसके हिसाब से 20% डाउन पेमेंट आपको करनी है और गाड़ी बैंक के नाम पे रहेगी। जब गाड़ी बैंक के नाम पे रहेगी और 20% डाउन पेमेंट करनी है, तो बैंक ने मेक श्योर कर लिया कि फर्स्ट ईयर की जो कॉस्ट है गाड़ी की, जो डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट है, वो उसने कवर कर लिया है। क्योंकि आपने 20% तो पे, लेट से 10 लाख की गाड़ी है तो 2 लाख रुपए आपने बैंक को पे कर दिए ऑलरेडी एज अ डाउन पेमेंट। और जब वो डाउन पेमेंट पे कर देंगे आप, तो आपका कोई एज सच बैंक का कोई एज सच बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं रहेगा, क्योंकि गाड़ी इंश्योर्ड होगी। तो पहले 1-1.5 साल तो आपकी कॉस्ट कवर होगी। अगर आपने किस्तें देना छोड़ते भी हैं तो बैंक उसको गाड़ी को बेच के रिकवर कर सकता है ईजिली, और किस्तें तो आप दे रहे होंगे, कुछ टाइम तो दी होगी आपने, तो बैंक उसको रिकवर कर सकता है आराम से। तो बैंक का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक को जो है ना फुल सेफ
गेम प्ले है बैंक का। प्रॉब्लम आपका इस तरह से है कि आपने अपने आप को हेज करना है, आपने अपने आप को सेव नहीं किया, क्योंकि आपने बैंक को डाउन पेमेंट भी पे कर दी है, गाड़ी भी आपके नाम पे नहीं है, इसकी इंस्टॉलमेंट भी जो है वो अच्छी खासी हैं जो कि आप पे कर रहे हैं, और बस आप डे टू डे अपना गुजारा कर रहे हैं, मंथ एंड पे जो है अगेन आप वेट करते हैं सैलरी का। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन में गाड़ी बाय करना बिल्कुल सही नहीं है थ्रू बैंक। बेहतर ये है कि आप कैश पे बाय करें या फिर अपनी रेंज थोड़ी कम करें आगे। लेट से आपको गाड़ी लाजमी चाहिए ही चाहिए और आपके पास पैसे नहीं हैं, और गाड़ी आपको लेने से आपके मल्टीपल इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। मतलब आपके ऑफिस जाने का इशू अगर है और वो यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू विल टेक सम टाइम टू रीच टू ऑफिस, आपके टाइमिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। आप फर्ज करें गाड़ी की वजह से आपको दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ी कन्वीनियंस हो सकती है। तो कन्वीनियंस की कोई प्राइस नहीं है, कन्वीनियंस एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि होनी चाहिए। आपके पास अगर गाड़ी है और उसकी कन्वीनियंस आपको फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप लें उसको, और आपकी उसकी कॉस्ट भी बनेगी, वो भी करें वो पे। लेकिन अपनी ये ना करें कि आपको कोरोला लेने की भी मतलब ऑप्शन आपके पास हालत नहीं है इवन विद कैश और बैंक फाइनेंस, लेकिन आप पहुंच रहे हैं लेट से फॉर्च्यूनर पे, तो आप जितनी बड़ी गाड़ी लेंगे उस प्रॉबेबली उसका फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, इस तरह से फर्दर एंड तो उसमें यह है कि आप ये चीज़ बिल्कुल अपना कंसिडरेशन में रखें कि गाड़ी अगर आपको लेनी है फॉर सम रीज़न और आपका थर्ड ऑप्शन फॉल करते हैं आप, तो आप उसको कम से कम वैल्यू की लें गाड़ी, जो मिनिमम बेयर मिनिमम आपको कॉस्ट करे और पूरा फ़ायदा दे आपको। और कोशिश करें कि नई गाड़ी लें क्योंकि वारंटी आएगी, उसके अंदर सब कुछ होगा, लेकिन लें फिर अपनी जो मंथली आप लेट से आपने मंथली इंस्टॉलमेंट आपने फिक्स की हुई अपने जहन में, मैं 40,000 रुपीज़ दे सकता हूँ, तो 40,000 की जगह आप 30,000 या तो 25,000 की गाड़ी लें मंथली के ऊपर, और कोशिश करें कि डाउन पेमेंट ज़्यादा करें, और कोशिश करें कि टेन्योर कम से कम रखें। अब ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी अपने सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन इन दी एंड अगर हम उसको समराइज़ करें तो समरी इसकी ये है कि आप सबसे पहले तो जो गाड़ी भी ले रहे हैं, गाड़ी डेफिनेटली कन्वीनियंस है, इट इज़ अ मीन टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट्स नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अगर हाँ आपके पास यू आर रिच इनफ और आपके पास पैसे वैसों का कोई मसला नहीं है तो फिर तो आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, एंड यू आर ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग, वंस यू आर बाइंग एनीथिंग यू आर ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी। लेकिन अगर आपके पास पैसों का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें, तो आप कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में करने के बजाय आप अगर फंस जाएंगे तो आप इकोनॉमी को नुकसान देंगे। तो समरी ये है कि आप गाड़ी वो लें जो आपकी बजट में आती हो, और बजट आप अपना फिक्स ऐसे नहीं करें कि अपने हिसाब से बजट फिक्स कर रहे हैं। बजट आपको फिक्स करना है सेंसिबल कैलकुलेशन करके, अपनी सैलरी को देखकर और अपनी मंथली इनकम को देखकर और गाड़ी की कॉस्ट को देखकर, आपके पास कितना कैश है कितना नहीं है, उन चीज़ों को देखकर। ये ना हो कि आपको, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो डाउन पेमेंट के लिए एक लोन लेते हैं और फिर कार लोन अलग लेते हैं, तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल कि आप ऐसी गाड़ी खरीदें जो 100% लोन के ऊपर हो, मतलब कुछ भी आपका ना हो, तो फिर आप रेंट ही कर लें। नहीं मैं रेंट को, अगर आप लॉन्ग टर्म ले रहे हैं गाड़ी, तो मैं रेंट को कभी भी फेवर नहीं करता, लेकिन ये कि फिर आप अपना हिसाब से देख लें कि आप ना आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे हैं, ना आपके पास कोई चीज़ है, तो आप बेहतर ये है कि जब तक डाउन पेमेंट के पैसे ना हो कलेक्ट, जब तक आप उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या बाय वॉट एवर मीन्स यू कैन डू, और जब हो भी जाए पैसे तो फिर आप अपनी बजट की गाड़ी देखें। तो आज के लिए इतना ही, डेफिनेटली और वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि और किस किस्म की आपको वीडियोस चाहिए ताकि उसी तरह का कंटेंट मैं बनाऊं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।